तो भाइयों, स्वागत है आपका डे 10 में। सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को। सो यार, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ बजट जैसे टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे और अपने 25 डेज रिवीजन सीरीज को बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ाएंगे। जो स्टूडेंट 25 डेज के इस सीरीज में 10 डेज तक पहुंच चुके हैं कंसिस्टेंट मैनर में, यार कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अच्छे रास्ते की तरफ मूव कर रहे हो। इसी वे में तुम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो, साथ ही साथ क्वेश्चंस लगाते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी यार। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व। तो यार, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। ठीक है, बेसिक मीनिंग तो तुम्हें पता ही होगा कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो एक लोकस पॉइंट होता है। ठीक है, एक लोकस पॉइंट होता है जिसमें all those combinations of a two commodity that yield the same level of satisfaction or utility to the consumer। एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा कमोडिटी से जो भी सेटिस्फैक्शन मिलेंगे वो सेम लेवल के हो रहे होंगे। जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास 1 kg वीट है और 2 kg राइस है, ठीक है, तो इन दो ये जो कॉम्बिनेशन है इनसे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन इक्वल मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है 4 kg वीट है, 2 kg राइस है, तो इससे भी जो सेटिस्फैक्शन होगा तुम्हारा वो इक्वल होगा। तो इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, ये एक लोकस पॉइंट की तरह है जहां पे दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन होंगे जो कि एक कंज्यूमर को सेम लेवल के सेटिस्फैक्शन दे रहे होंगे। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे वेरियस कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट किए गए हैं। इस साइड सारे कॉम्बिनेशंस के सीक्वेंस दे रखे हैं, A B C and D and E दे रखे हैं। यूनिट्स ऑफ राइस यहाँ पे दिया गया है, 16 kg ऑफ राइस अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो, और वीट के अगर तुम 2 kg ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो 100 यूनिट की हो रही है या फिर 100 यूटिल्स की हो रही है। वैसे ही तुम जब दूसरे कॉम्बिनेशन में मूव करते हो, तो अगर तुम 12 kg राइस के ले रहे हो और 5 kg वीट के ले रहे हो, तो इस सिचुएशन में भी तुम्हें 100 यूटिल्स ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडिफरेंस कर्व जो है वो हर एक लेवल पे दो गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमें क्या पता लगता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? यहाँ पे देखो, कुछ ऐसा हमारा इंडिफरेंस कर्व दिखता है। अब बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की। इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप क्या होता है सर? एक ग्राफ की तरह होता है जिसमें अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप नहीं बोलूंगा, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, IC1 हो गए, IC2 हो गए, IC3 हो गए, IC4 हो गए। जहां पे वेरियस इंडिफरेंस कर्व हो, इकट्ठे हो, उसे तुम नाम दे सकते हो इंडिफरेंस मैप। अ ग्राफ शोइंग अ होल सेट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व is called indifference map. In other words, it is comprised as a set of indifference curve. Each successive curve further from the original curve indicates a higher level of total satisfaction. तो इस बात का याद ध्यान रखना। अब तुम्हें एक चीज मालूम होना चाहिए, व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो लोग इसके प्रीमियर देख रहे हैं वो लाइव चैट में भी बता सकते हैं, और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की। ये कंसेप्ट दिया गया था J.R. हिक्स के द्वारा और प्रोफेसर RGD एलन के द्वारा। ठीक है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। द रेट और रेशियो एट विच द गुड एक्स एंड गुड वाई आर एक्सचेंज इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ऐसा रेट या वैसा रेशियो जहां पे गुड्स एक्स और गुड वाई एक्सचेंज हो रहे हैं उसे नाम दोगे MRS। या फिर हम ये कह सकते हैं डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। ठीक है, फॉर्मूला देख लो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। अब देख लो, MRS के बारे में और भी बातें की गई हैं। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, एप्पल एक्स मैंगो वाई, इनके यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो किनके, इनडिफरेंस कर्व के। तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है कि जो इनडिफरेंस कर्व होते हैं वो निगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इनडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, निगेटिव होता है। बिकॉज कंज्यूमर इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स कमोडिटी, ही हैज टू गिव अप सर्टेन यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। रीजन इसके पीछे ये है, अगर कोई कंज्यूमर
कमोडिटी एक्स के कंजम्पशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, ठीक है, तो उसे गुड्स वाई के कंजम्पशन को डिक्लाइन करना होगा। यहां पे कंप्लीटली रोकने के लिए नहीं बोल रहा हूं, डिक्लाइन डिक्रीज करना होगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड एक्स, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड की तरफ होता है। दूसरा जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। द कंज्यूमर सब्सटीट्यूट कमोडिटी एक्स फॉर कमोडिटी वाई, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशेस ऑफ एक्स फॉर वाई along एन इंडिफरेंस कर्व। ये देख लो, ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, बिकॉज अगर आपको y का एडिशनल यूनिट गेन करना है तो आपको x के कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने होंगे। हायर इंडिफरेंस कर्व जो होंगे वो हायर लेवल के सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें 4 आईसी कर्व्स दिखने को मिल रहे हैं, IC1, IC2, IC3 और IC4। ये टोटल 4 प्रकार के इंडिफरेंस कर्व्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है जो भी हायर इंडिफरेंस कर्व होगा, सर यहाँ पे तो हायर डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व IC4 है, तो ये जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा ये हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा इन कंपैरिजन ऑफ IC1, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। दो इंडिफरेंस कर्व हो गए, मान लो एक ऐसे है एक ऐसे, कभी भी इंटरसेक्शन नहीं है, हो सकता है नहीं, पॉसिबल हो सकता है। गिवन द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द assumption behind it, the indifference curve cannot intersect each other because at the point of tangency the higher curve will give as much as two commodity in given by the lower indifference। तो कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं बनता है, इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं प्राइस लाइन। प्राइस लाइन को हम बजट लाइन के नाम से भी जानते हैं, मोस्ट पॉपुलर नेम है यहाँ पे बजट लाइन। तो कंसिडर कर सकते हो कि बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन। क्या है सर बजट लाइन? बजट लाइन रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जिसे आप परचेज कर सकते हो विद द गिवन मनी इनकम एंड एज्यूम्ड प्राइस ऑफ गुड्स। सिंपल बताया गया है कि ये जो बजट लाइन होते हैं ये दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करते हैं जिसे आप अपने मनी इनकम से परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंज्यूमर का इनकम 60 रुपया है, ठीक है, जस्ट मान ले रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और अगर उसे दो गुड्स परचेज करने हो, फॉर एग्जाम्पल उसे परचेज करना हो बिस्किट, और मान लो बिस्किट की प्राइस है 6 रुपये, और दूसरा गुड उसे परचेज करना है कॉफी, कॉफी का प्राइस है 12 रुपये। यहाँ पे दो प्रकार के गुड्स दे रखे हैं, तो वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारे इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो नहीं, जिससे हमें हमारे इनकम को यूटिलाइज करके हमें गुड्स मिल रहा होगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स दे रखे हैं, बास्केट्स इन द सेंस की कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, ABCDEF दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बिस्किट है, यहाँ पे कॉफी है। मान लो एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे तुम टोटल 10 बिस्किट परचेज कर लो, इस जगह पे देखना 10 बिस्किट तुम टोटल परचेज कर लो इंटू 6, क्योंकि सर 6 रुपए के बिस्किट है, तो तुम्हारी पूरी इनकम यहाँ पे पूरे बिस्किट में यूटिलाइज हो जा रही है, तो तुम कॉफी के कोई भी गुड्स परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि तुम मान लो बिस्किट के 8 यूनिट्स परचेज करो, ठीक है, 8 इंटू 6 करो, कितने हो जाएंगे सर? 48, ठीक है सर 48 हो गए। अब बच गए यहाँ पे हमारे 12 रुपए हमारे पास और हैं सर, रिमेनिंग कितने हैं हमारे? 48 रुपीज खर्च हो गए, बच गए हमारे पास 12 रुपए और। अब कॉफी का प्राइस ही है सर 12 रुपए, तो जाहिर सी बात हम यहाँ पे एक यूनिट परचेज कर पाएंगे, ठीक है। एक ऐसा सिनेरियो आ सकता है जहां पे, ये फर्स्ट सिनेरियो ये सेकंड सिनेरियो, एक ऐसा सिनेरियो आ सकता है जहां पे आप 6 यूनिट बिस्किट के परचेज करो और तुम्हें मालूम है बिस्किट की प्राइस कितनी है पर यूनिट 6, तो हो जाएगा 36। तो सर रिमेनिंग कितने हुए? रिमेनिंग, तो हमारे रिमेनिंग कितने हो गए? 24 हमारे रिमेनिंग हो गए। तो तुम्हें मालूम है कॉफी की जो प्राइसिंग है वो 12 रुपए पर पीस है, पर पीस नहीं बोलूंगा, पर कप है या पर यूनिट्स है। तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास 24 रुपए हैं, तो हम 2 कॉफी परचेज तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यूनिट कॉफी के आगे आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं मैं इस जगह पे। अब मान लो एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे तुम बिस्किट के परचेज कर रहे हो 4 यूनिट, 4 पैकेट्स परचेज कर रहे हो जिसकी प्राइसिंग है 6 रुपए, तो 24 रुपीज तुम्हारे यूटिलाइज हो रहे हैं बिस्किट में, तो सर रिमेनिंग कितने हो जाएंगे?
रिमेनिंग 60 रुपीज़ आपके पास थे, 60 - 24 करोगे, कितने आ जाएंगे आपके पास? जल्दी बताइए कितने आएंगे? 36 आपके पास आएंगे। ठीक है, 36 आएंगे। अब आपको परचेज करना है सर कॉफ़ी। तो कॉफ़ी है सर 12 रुपए का एक। तो हम कितना खरीदे, कितना यूनिट या कितना कप खरीदे जो हमारा 36 रुपये यूटिलाइज हो जाए? तो 12 × 3 करके देखो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 कप कॉफ़ी के ले लेंगे। अब एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे तुम बिस्किट के परचेज कर रहे हो, 2 कप, कप बोल रहा हूँ 2 पैकेट। प्राइस कितनी है सर बिस्किट की? 6 रुपए। तो यहाँ पे तुम 12 रुपए बिस्किट में लगा रहे हो। ठीक है, तो रिमेनिंग सर हो जाएंगे आपके पास 48। तो इस सिचुएशन में तुम्हें मालूम है कि 12 रुपए के कॉफी हैं, तो कितने तुम परचेज कर सकते हो कॉफी के कप? सर 4 कप खर्च 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 बोल रहा हूँ मैं, परचेज कर सकते हैं। और लास्ट सिनेरियो में तुम कोई भी पैकेट बिस्किट का परचेज नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 12 × 5 करोगे 60 आएगा, तो तुम्हारा टोटल इनकम जो है वो कॉफी पे स्पेंड हो जाएगा। तो ये जो बजट लाइन होता है, ये बताने का मकसद ये था, क्योंकि हो सकता है तुम आगे पढ़ोगे, बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो तुम्हें वहां पे समझना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बजट लाइन हमें बता रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि एक कंज्यूमर के पास जो भी मनी इनकम होते हैं, उससे दो गुड्स के जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो कहाँ शो किया जाता है? बजट लाइन के थ्रू शो। ये चीज याद रखेंगे। प्राइस लाइन और बजट लाइन इज इक्वल्स टू वाई। वाई यहाँ पे इनकम है, प्राइस ऑफ गुड एक्स क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई। ठीक है, अब उसी का ग्राफ देखो यहाँ पे दे रखा है, ये बजट लाइन है। क्लियर है? अब बात करते हैं स्लोप ऑफ प्राइस लाइन की या फिर स्लोप ऑफ बजट लाइन की। तुमसे पूछा जा सकता है तो तुम सिंपली ये आंसर दे सकते। ठीक है, ये तो इक्वेशन हो गया किसका? बजट लाइन। द स्लोप ऑफ बजट लाइन इंडिकेट्स हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ अ बिस्किट अ परचेजर मस्ट गिव अप। बोल रहा है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन हमें क्या बताता है कि तुम कितने पैकेट्स गिव अप कर रहे हो, कितने पैकेट्स गिव अप कर रहे हो इन ऑर्डर टू बाय वन मोर पैकेट या वन मोर कप ऑफ कॉफी। कितने पैकेट तुम गिव अप कर रहे हो? किसके? बिस्किट्स के। गिव अप कर रहे हो बिस्किट से, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू गेन मोर या फिर मोर एडिशनल कप्स ऑफ कॉफी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू में पता चलता है? बताओ किसके थ्रू पता चलता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन के थ्रू। सो द स्लोप एट पॉइंट बी ऑन द बजट लाइन इज डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। इसे याद रखना। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट किया गया, हो सकता है ऐसा सिनेरियो कि आप एक्स के यूनिट गेन कर रहे हो, लेकिन डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स तुम याद रखना। बजट लाइन में और थोड़ा सा डिटेल जाते हैं, बजट लाइन को और थोड़ा सा खींचते हैं। चेंजेस और शिफ्ट इन द प्राइस लाइन और बजट लाइन। द प्राइस लाइन इज डिटरमाइंड बाय द इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये तो तुम्हें अभी तक पता चल ही गई होगी कि जो प्राइस लाइन होती है वो कंज्यूमर के इनकम से डिटरमाइन की जाती है, और साथ ही साथ गुड्स के प्राइसेस से। ठीक है, इफ देर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर और इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, द प्राइस लाइन शिफ्ट्स। दो फैक्टर्स होंगे सर, कौन कौन से? गुड्स के प्राइस हो गए और इंडिविजुअल के इनकम हो गए। अगर इन दोनों में कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमारा बजट लाइन शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनकम चेंजेस के बारे में। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज आता है, प्राइसेस सेम रहते हैं, गुड्स के प्राइसेस सेम रहते हैं, लेकिन कंज्यूमर के इनकम में चेंज आता है, तो प्राइस लाइन जो होगा या फिर बजट लाइन जो होगा वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट कर जाएगा। अब या तो वो अपवर्ड शिफ्ट कर सकता है और टू द राइट हैंड साइड इन अ पैरेलल पोजीशन विद द राइज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ेगा तो वो राइट हैंड साइड मूव करेगा। प्राइस चेंजेस की अगर मैं बात करूं, इफ देर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड, द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ अदर गुड हेल्ड इन कांस्टेंट। सिंपल यहां पे बोला गया है, एक गुड के प्राइस में अगर चेंजेस आ रही है, किसमें? प्राइस में चेंजेस आ रही है, कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट है और जो अदर गुड्स है उसके भी प्राइसेस सेम है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो प्राइस लाइन होता है वो भी रोटेट कर सकता है। यहाँ पे रोटेट वर्ड यूज किया गया, देखना ध्यान से, पढ़ो यहाँ पे। चेंजेस और शिफ्ट इन प्राइस लाइन और बजट लाइन। ठीक है, इनकम चेंजेस,
वो जस्ट मैंने तुम्हें वहां पे ओवरव्यू दिया, उसी को यहाँ पे लिखा गया। अगर इनकम राइज होगा तो तुम्हें मालूम है इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी ग्राफ, कोई भी एक नॉर्मल ऐसा होता है, अगर कोई भी ग्राफ इस साइड राइट साइड मूव करता है तो तुम समझ लो इन, अगर राइट की तरफ मूव करे, राइट की तरफ अगर मूव करता है तो इंक्रीज होता है, अगर लेफ्ट की तरफ मूव करे समझ लेना डिक्रीज हो रहा। तो सिंपली यहाँ पे बोला गया है कि अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, देखो व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर द प्राइसेस ऑफ गुड रिमेन, द प्राइस लाइन शिफ्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन राइट हैंड साइड इन द पैरेलल पोजीशन विद द राइज इन इनकम। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो जो हमारा बजट लाइन है, ये ओरिजिनल है जिसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल है, और मान लो कंज्यूमर के इनकम में बढ़ोतरी होती है तो आपकी बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, याद रखिएगा। अब एक सिचुएशन इसमें और बन सकता है, सर अगर हमारा इनकम घट गया तो, ठीक है, अगर हमारा इनकम घट गया उस सिचुएशन में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। मान लीजिए प्राइसेस सेम है गुड्स के, लेकिन जो हम भैया साहब कंज्यूमर हैं हमारे इनकम में कमी आ गई है, तो जो हमारा बजट लाइन है वो कैसा बनेगा। मैंने तुम्हें बता दिया, वो कर्व जो है तुम्हारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा अगर कंज्यूमर का इनकम डिक्लाइन करता है तो। ठीक है? अब बात कर लेते हैं चेंजेस और शिफ्ट इन द प्राइस लाइन। ये बात कर ही रहे थे, लेकिन हमने पहला देखा इनकम चेंजेस, दूसरा यहाँ पे आता है प्राइस चेंजेस। अगर आपके किसी वन गुड के प्राइस में चेंज आती है, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, किसी एक गुड के प्राइस में चेंज आ रही है, प्राइस में चेंज आ रही है, आपके इनकम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, ओजी लिख रहा हूं, अदर गुड, वो भी कांस्टेंट है। जो भी चेंज आ रहे हैं वन गुड, एक गुड के प्राइस में चेंज आ रहे हैं। अगर प्राइसेस घटेंगे, व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड से द कमोडिटी ए, मान लो गुड्स एक एक प्राइस में कमी आती है, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी परचेज करेंगे। अ प्राइस चेंज कॉजेज द बजट लाइन टू रोटेट। अब ये एक चीज याद रखना, अगर इनकम में चेंजेस आते हैं, लिख दे रहा हूं, अगर इनकम में चेंजेस आ रहे हैं तो बजट लाइन करेगा शिफ्ट। ठीक है, अब शिफ्ट हो सकते हैं राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड दोनों। और अगर गुड्स के प्राइसेस में चेंज आ रही है तो जो बजट लाइन है वो करेगी रोटेट। अब रोटेट अपवर्ड भी हो सकते हैं, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट विल हैपन टू द प्राइस लाइन व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी फॉल। तीन सिचुएशंस यहाँ पे दे रखे हैं, समझते हैं ध्यान से। पहले इस ग्राफ को तुम देखो, ये जो लाइन जिसे मैं मार्क करने वाला हूं, ये देखो ओरिजिनल बजट लाइन है M1। अब मान लो जो गुड्स ए है उसके प्राइस में गिरावट आती है, याद रखना इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट है। अगर गुड्स ए के प्राइसेस में गिरावट आती है तो उस सिचुएशन में जो हमारे कंज्यूमर भाई साहब हैं वो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज परचेज करें। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं एक्स एक्सिस पे गुड ए है और वाई एक्सिस पे गुड बी है। तो हम बात कर रहे हैं गुड ए के प्राइसेस में गिरावट आई है तो कंज्यूमर्स गुड ए के यूनिट ज्यादा परचेज करेंगे, तो उस सिचुएशन में जो हमारा बजट लाइन है वो रोटेट करेगा इस प्रकार से। क्लियर है ए वाला। मान लो अगर बी के प्राइस में चेंजेस आते हैं, मान लो डिक्रीज करते हैं, बी के प्राइसेस में डिक्रीज होती है, ठीक है, तो बी है सर ऊपर, कहाँ बना के दिखाऊं, यहां बनाता हूं, यहां देखना, यहाँ है गुड्स ए, यहाँ है गुड्स बी, ये रहा हमारा नॉर्मल बजट लाइन। ये हो गया ए वाला, अगर ए के प्राइस में गिरावट आती है तो ऐसा कुछ बजट लाइन रोटेट होगा। अगर बी के प्राइसेस में चेंज आती है या गिरावट आती है तो उस सिचुएशन में आपका जो बजट लाइन होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और इधर बेंड होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बन रहा होगा। ये किसका सिचुएशन है, बी का, जब बी के गुड्स के प्राइसेस में डिक्लाइन आती है तो। ठीक है, अगर मान लो राइज करता सर, बी का जो प्राइस है वो राइज कर जाता, तो उस सिचुएशन में लोग कम गुड्स खरीद रहे होते, ठीक है, तो वो अंदर की तरफ ऐसे हो जाता, अंदर की तरफ। और वही मान लो ए के प्राइस बढ़ गए होते तो वो अंदर की तरफ रोटेट। क्लियर है। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी एनालिसिस। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार देख लेना। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट, जहां पे प्राइस लाइन जो होगा
वो टच कर रहा होगा हायर अटेनेबल आईसी कर्व को। मतलब जो बजट लाइन होगा, वो जो सबसे हाईएस्ट आईसी कर्व होगा उसे टच करते हुए मूव कर रहा होगा। ठीक है, हाईएस्ट अटेनेबल आईसी। सर सब आपको दो कंडीशन फुलफिल करने की, बजट लाइन टच भी करेगा। ठीक है, देखिएगा आईसी बने हुए 3 आईसी, तो बजट लाइन होते हैं सर सेंटर से, तो कहां पे टच हो रहा है, IC2 पे। IC3 तो अनअटेनेबल सिचुएशन है, IC3 यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है एक कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होगा। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर आईसी कर्व एनालिसिस। इसी में फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशंस दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना है तुम्हें, देख लो। अब एक चीज तुम्हें यहाँ पे समझना होगा कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, रट्टा मार लो, सिंपल पूछे जा सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी जो है, ये यूटिलिटी है वेयर इन द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फैक्शन को स्टेट करेगा, डिराइव करेगा फ्रॉम दैट कंजम्पशन ऑफ गुड्स सर्विस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म, उसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। कार्डिनल क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, ऑर्डिनल जो है वो क्वालिटेटिव अप्रोच होता है। रियलिस्टिक लेस कौन सा है, कार्डिनल है सर। मोर रियलिस्टिक ऑर्डिनल है सर। कार्डिनल में हम यूटिल्स के टर्म में मेजर करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को, लेकिन ऑर्डिनल में रैंक्स के टर्म में होते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये इसका एक एनालिसिस हो गया, और ऑर्डिनल का आईसी कर्व हो गया। कार्डिनल क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा प्रमोट किया गया था, लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा प्रमोट किया गया था। ये चीज याद रखिएगा। तो यार इकोनॉमिक्स जैसे चैप्टर को नहीं एंड करूंगा आज मैं। आज आईसी और हमने बजट लाइन को देखा, कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिमांड एनालिसिस। अच्छे से सुकून से कवर करेंगे इसे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यार मिलेंगे शाम के 4 बजे अपने, तो यार मिलेंगे रात के 9 बजे। आज भी तुम्हारे 2 ही शेड्यूल हैं। शेड्यूल तुम्हें एक दिन पहले कम्युनिटी टैब पे मिल जाती है, तुम शेड्यूल चेकआउट कर सकते हो कि कल कौन सी क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, हमारी स्पीड बहुत अच्छी खासी है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड स्लो डाउन किया है अपने रिवीजन सीरीज को। और अगर तुम्हें प्रोटेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि यार रिवीजन के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि तुम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8102043143। इस नंबर पे तुम डायरेक्टली कॉल करके सारे इंक्वायरी क्लियर कर सकते हो, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें डायरेक्ट परचेज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कंप्लीट पैकेज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिससे तुम अपने पूरे कंसेप्ट को रिकॉल करके नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।